आपके लिए चलते हैं अहमदनगर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा, वे क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। देशमुख कह रहे हैं, सालोके साहब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर सुधीर क्या बोल रहे हैं। टॉलरेंस रखनी है लोकतंत्र में। टॉलरेंस जो है वो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। टॉलरेंस से ही आप समाजों को, जाति, धर्म, वर्ग, भाषाएं, उन सबको एकजुट रख पाते हो आप, जो 70 साल तक रखा कांग्रेस ने। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कैसी भाषाएं, क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है। तब भी आज धर्म के नाम पर मुल्क बना पाकिस्तान। हम मुस्लिम अलग मुल्क बनाएंगे, बना दिया मुल्क। क्या धर्म के नाम पर मुल्क बना हुआ एक रहा? अगर धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे राष्ट्र बने, उदाहरण हमारे सामने पाकिस्तान का है। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना एक मुल्क, 2 टुकड़े क्यों हो गए उसके? फिर भाषा के नाम पे हो गए, उधर उर्दू भाषा, उर्दू, इधर पंजाबी भाषा। ये गवाह है पाकिस्तान हमारे सामने कि आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो। रशिया हमारा मित्र मुल्क था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, साथ में बेटे की परवाह नहीं करी अमेरिका के। उस वक्त में रशिया हमारे साथ खड़ा था, बड़ी ताकत थी अमेरिका के मुकाबले की। 14-15 टुकड़े क्यों हो गए उसके? आज हमारा मुल्क कहाँ 47 में क्या थे हमारे यहाँ? लोग समझते थे बिजली क्या होती है। पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, विज्ञान, जो बताया अभी बुजुर्ग साहब ने, सारी एक दूरदृष्टा थे पंडित नेहरू। इसलिए उन्होंने IIT, IIM, एम्स दिल्ली वाला, इसरो, ICAR, आप बताइए कैसी संस्थाएं खड़ी कर दी। भाखड़ा डैम बना दिया, बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित कर दिए उस जमाने के अंदर। उसकी नींव पे देश खड़ा रहा और बनता रहा, आज हम यहाँ पर पहुँचे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री बनना अच्छी बात है, बने, लोकतंत्र जिंदा हमने रखा, इसलिए आप बने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तब बने ना कि वोटों का राज कायम रहा। माई बाप तो जनता होती है। पाकिस्तान में बार सैनिकों का शासन होता है, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। जिस रूप में कभी नाम भी नहीं लेते इंदिरा गांधी का, भाई हाँ उन्होंने भी कुछ काम किया था। खालिस्तानी बनने दिया, एक रखा, अखंड रखा, अपनी जान दे दी। ये तो कभी बोल जाते मोदी जी, ये बोलना नहीं बनता है उनका। पंडित नेहरू को बुला दिया है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं अभी देश का, और पंडित नेहरू वहाँ से इनके पोस्टर सब गायब है। जो आदमी अभी बुजुर्ग साहब बोल रहे थे कि 11 साल जेल में बंद रहा हो, प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप उनको अलग करके क्या अमृत महोत्सव मना सकते हो? तो उत्सव क्यों मनाया जाता है? आज भाऊ साहब थोराट का, डॉक्टर अन्ना साहब शिंदे का क्यों ये फंक्शन मनाया जा रहा है? जिससे कि आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले, यहाँ बैठे नौजवान प्रेरणा ले। भी ऐसे नेता हुए थे, समाज सेवी हुए थे, जिन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किया, इसलिए मनाया जाता है। आज अमृत महोत्सव मना रहा देश, उसके मायने क्या है कि जो हमारे नेताओं ने आज़ादी के पहले जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी की, जेलों में गए, लाठें खाई, गोलियां खाई, बड़ा त्याग करके हम आज़ाद हुए, गुलामी की जंजीरों में फंसे हुए थे। अगर उस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को अगर आप सही इतिहास नहीं बताओगे, तो ये पीढ़ी जब कल इनके ऊपर भार आएगा देश को चलाने का, इतिहास को तोड़ोगे, मरोड़ोगे, तो फिर ये आपसे क्या सीखेंगे? ये आप कौन सा इतिहास आगे पीढ़ी को बताएंगे? तो ये जो परंपरा डाल रहे हैं लोग, बहुत खतरनाक परंपरा है। इनकी सोच फासिस्टी सोच है, इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। आज ED, CBI, इनकम टैक्स राज कर रही है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, खरीद फरोख्त करने का एक नया मॉडल सामने आपके हैं।
शुरुआत हुई थी अरुणाचल प्रदेश से, सरकार पूरी की पूरी बदल गई। एक चीफ मिनिस्टर ने फांसी की फंदे में चढ़ गया, वो तो फिर फांसी लगा ली, आत्महत्या ही कर ली उसने। तो लोग तो भूल जाते हैं। बाद में कर्नाटका में सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश में आपके सामने, और महाराष्ट्र में आप खुद गवाह हो। आपके देखते देखते सरकार बदल गई। क्या हो रहा देश के अंदर? क्या देश को चिंतित नहीं होना चाहिए? चाहे वो कोई वर्ग का आदमी हो, सब डरते हैं। चाहे उद्योगपति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो कोई वर्ग का आदमी, पता नहीं है कब ईडी को भेज देंगे बिना कोई आर्ग्यूमेंट के। और सुप्रीम कोर्ट ने छाप लगा दी ईडी पर। ऐसा कानून तो कभी देखा ही नहीं। आप एफआईआर की जो कॉपी होती है, ईडी में अलग तरह की एफआईआर होती है, उस कॉपी भी नहीं दोगे आप जिसके ऊपर आरोप लगा है। बिना नोटिस के आप जेल भेज दोगे, उसको अरेस्ट कर लोगे, उसकी संपत्ति कुर्क कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। ये आप देख लीजिए, जो एमएलए को जरा धमका के पहले ईडी भेजते हैं, उसके बाद में आपके सामने देखते देखते सरकार बदल गई। 50 एमएलए शिवसेना के ताश के पत्तों की तरह चले गए। और आजकल दुर्भाग्य से पब्लिक जिताती है, इसे जिता दीजिए, जीतने के बाद में आप बिक जाओ। ये जो खरीदार बैठे हुए हैं देश के अंदर, इसलिए मैंने कहा नया मॉडल आ गया आजकल। गुजरात के अंदर इनकी सरकार बन गई, 12 के अंदर मेजोरिटी आ गई। तभी 10-12 एमएलए को इस्तीफे दिलवा दी कांग्रेस के, खरीद करके वापस बाई इलेक्शन करवाया। गोवा में इनकी मेजोरिटी सरकार है, 8 एमएलए खरीद लिए परसों। आजकल चुनाव एमएलए भी भेड़ बकरियों की तरफ बिक रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? भेड़ बकरी बिकती है, इस प्रकार से बिकने लगे लोग बाग मंडी के अंदर, फिर लोकतंत्र कहाँ रहेगा? अभी सुलह साहब जब बोल रहे थे तो मुझे तो पूरी बात मराठी में समझ में नहीं आई। तो सालुंके साहब ने जब कहा और बाला साहब ने मुझे बताया कि ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं इतना इशारा कर रहे थे तो मैंने कहा ये सही कह रहे थे। वृद्धावस्था के अंदर एक व्यक्ति देख रहा देश में क्या हो रहा है, वो चिंतित है। ये चिंता पूरे मुल्क को होनी चाहिए। हमें लोगों को दिल जीतना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा माहौल बनाया देश के अंदर 2G स्पेक्ट्रम। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करूंगा। अब यह साफ हो गया कि सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए नामांकन दाखिल करेंगे। अगर उनके सामने कोई खड़ा होगा तो मतदान होगा, वरना वे निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और ये भी साफ हो गया कि नवरात्रि के पहले दिन नामांकन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया में दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का वे चुनाव लड़ेंगे और आला कमान का जो भी फैसला है उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करूंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। तो नवरात्रि के पहले दिन नामांकन भर सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। ये अब साफ हो गया कि सीएम अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। सोनिया जी वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूं तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। देखिए यात्रा में तो हम लोग समय समय पे आते रहेंगे, प्रयास करेंगे हर राज्य में कम से कम एक बार तो जाएं। पर यात्रा का मैं कह सकता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे कंट्री के अंदर है। कई यात्रा निकालने लग गए लोग अपने जिलों के अंदर, के राज्यों के अंदर। और महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं। फिर जो राहुल गांधी जी की यात्रा का जो इसके अलावा भी जो एक प्यार
मोहब्बत, आपसी विश्वास, सद्भावना का माहौल देश में बना रहे, सब जातियों, सब धर्म के बीच में, सब वर्गों के बीच में। ये भी एक थीम है, देखिए बहुत बड़ी थीम है जिसकी देश को जरूरत है। आज आप ध्रुवीकरण करके कब तक देश को चला सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही राहुल जी का जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है, और जिस रूप में जो लोग वेलकम कर रहे हैं केरला के अंदर, फिर पहले तमिलनाडु वाले लोगों ने, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं समझता हूँ कि पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से लोग स्वतः स्फूर्त होकर के आगे आ रहे हैं और जो सम्मान दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बड़े ऐलान के बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह राजस्थान के लिए गर्व की बात है। देखिए, धन्यवाद है अशोक गहलोत जी के माता पिता को जिन्होंने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया जिनका आज पूरे देश में नाम हो रहा है। भूल गए देश के प्रधानमंत्री का नाम लोग, आज हर व्यक्ति की जबान पर अशोक गहलोत का नाम आ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम जो आला कमान ने फॉर्म भरने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है, वैसे मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिए थे विधायक दल की मीटिंग में भी, और उस वक्त भी ये कह दिया था कि आला कमान का जो आदेश होगा मेरे लिए सर्वोपरि है। आला कमान का आदेश सर्वोपरि है, ये मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था। अब जो फैसला हुआ है, आला कमान ने जो फैसला ले लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ बाकी रहा नहीं है। उन्होंने खुद ने ये कह दिया कि एक पद का सिद्धांत राहुल गांधी जी ने कहा, उसके बाद गहलोत साहब ने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म भरने की बात भी उन्होंने कही कि वो कितनी तारीख को फॉर्म भरेंगे। जब गहलोत साहब फॉर्म भरेंगे तो राजस्थान से तमाम विधायक, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता है, तो उनके समर्थन में वहाँ जाएंगे फॉर्म भराने के लिए। तो ये तो राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को इतना भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस इतना प्यार दे रही है, आला कमान सम्मान दे रहा है कि वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरडी के साईं बाबा के दर पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए हैं। साईं बाबा के दर्शनों के बाद उन्होंने कहा कि बाबा का आशीर्वाद ले लिया है और अब आगे का रास्ता खुल गया है। देखिए, यहाँ आए तो दुआ क्या मांगेंगे? देश की प्राणी मात्र, मानव मात्र कल्याण हो, सभी देशवासी सुख से, शांति से, प्रेम से, भाईचारे से, मोहब्बत से रहे, आपस में तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो। और राहुल गांधी भी यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही है। और साथ में जो बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, वो बड़े कारण हैं। तो सब परेशानियों से जनता को छुटकारा मिले, ये तो प्रार्थना कर सकते हैं। अध्यक्ष का नाम का आ रहा है, तो नामांकन भरने का समय नजदीक आ रहा है। आपने साईं बाबा के दर्शन लिए, आगे का सब मार्ग बाबा का दर्शन करके जा रहे हैं, तो उसके बाद में जाके सबसे बात करके तय कर लेंगे। दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया, अब आगे का रास्ता खुल गया। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट विधानसभा पहुंचे और इस दौरान सचिन पायलट ने मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, इंदिराज गुर्जर समेत कई नेताओं से मुलाकात की है। यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और राजस्थान के सियासी गलियारों में इस मुलाकात की चर्चाएं हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने एक दिन पहले ही यह बयान दिया था कि आलाकमान किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए वे उसके साथ रहेंगे, चाहे भरोसीलाल जाटव को भी बनाए उनके भी साथ में खड़े होंगे। आज सचिन पायलट की नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें इंदिराज गुर्जर के साथ ही और बाकी के नेताओं से भी वे मिले हैं। तो वहीं पाली के जैतारण में निर्माणाधीन सीमेंट इकाई में हादसे में कल मजदूर घायल हो गया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। सुबह भड़के मजदूरों ने इसके बाद सीमेंट इकाई प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए सीमेंट इकाई में तोड़फोड़ की, 2 वाहनों को आग लगा दी। मामला बढ़ता देखकर बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल श्रमिकों से समझाइश के प्रयास जारी हैं। मृतक युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पाली की तस्वीरें, जहां पर सीमेंट फैक्ट्री में हादसा होने से घायल हुए मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए लोगों ने फैक्ट्री में जमकर हंगामा किया है। तो
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के करधनी थाना इलाके के मंगलम सिटी में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर घर में घुसकर डकैती की वारदात का भंडाफोड़ आखिरकार पुलिस ने कर दिया है। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम देते हुए घटना के बाद से फरार 6 लोगों को पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर रेड की और गिरफ्तार किया। इस मामले का मास्टरमाइंड विकास उर्फ विक्की रोहिला है और गोपाल उर्फ बंटू, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के कब्जे से एक अपाचे बाइक और एक कार जब्त की गई है। डीसीपी जयपुर वेस्ट की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी जयपुर की मंगलम सिटी के अंदर हुई लूट डकैती की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में एक खो-खो का नेशनल प्लेयर भी शामिल है। सभी आरोपियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। हमारे साथ में इस वक्त आईपीएस अधिकारी वंदना राणा जी हैं, जिनके नेतृत्व में इस पूरी टीम जो है पुलिस की जो पूरी टीम है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैम, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, क्योंकि काफ़ी दहशत फैलाने का इन अपराधियों ने प्रयास किया था उस पूरे इलाके के अंदर? इसके अंदर 13 तारीख की ये घटना है, जिसमें ये 3 लोग जो हैं ये घर पे जाते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं, वो महिला को कोई झांसा देके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाते हैं और डकैती का प्रयास करते हैं, लेकिन वो पूरी घटना को अंजाम देने में असफल रहते हैं। इस घटना के होने के बाद हमारी पूरी की पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया। लगातार जो भी गाड़ी, जिस गाड़ी से ये गए उस गाड़ी को ट्रेस किया गया। पहले की फुटेजेस चेक की गई, घटना के बाद की फुटेजेस चेक की गई। ये सारी चीज़ों से फुटेज चेक करने के बाद टीम ट्रेस करते करते फाइनली वहाँ पर पहुँची जहाँ पर ये इन लोगों ने शरण ली थी, और जिनके घर पर इन लोगों ने शरण ली थी उन लोगों की पहचान हुई। उन लोगों की पहचान होने के बाद उनको जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना में जो जो संलिप्त थे उनके बारे में पता चला। फिर संलिप्त लोगों को एक एक करके गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए, जिसमें संजय मीणा और उसके 3 साथी और जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। 2 लोग इसमें और अभी वांटेड हैं, जिनको गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मैडम, इन लोगों का क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है? पहले किस तरह की इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया? क्या कुछ और वारदातों में भी ये लोग शामिल रहे हैं? हम सभी एंगल्स पे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये आदतन अपराधी तो रहे हैं। इनफैक्ट जो इन्होंने घटना की जो प्लानिंग करी है, ये जयपुर में जेल में थे। जयपुर में जेल में रहते हुए इन्हें इस परिवादी के बारे में जानकारी मिली कि शायद इसके घर पर अच्छे अमाउंट में पैसे वगैरह होने की संभावनाएं हैं, तो इन्होंने जेल में आपस में मिलके फिर ये पूरी की पूरी जो घटना है इसकी प्लानिंग करी, और प्लानिंग करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। तो ऑल दीज पीपल, ये है, इनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये इस प्रकार की घटनाओं को कारित करते रहे हैं। हमारी और किसी घटनाओं में ये वांछित है कि नहीं है, ये अब अनुसंधान का विषय है और अनुसंधान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वही राजधानी जयपुर में आज लंपी को लेकर आक्रोश देखने को मिला है। यहां पर गौरक्षकों ने विधानसभा कूच किया और इस दौरान इनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इन प्रदर्शनकारियों ने पशुपालकों को मुआवजा और संचालकों को स्पेशल फंड देने की मांग की है। तो पशुपालकों को मुआवजा देने की मांग को लेकर के ये लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे। इन्होंने प्रदर्शन किया है। लंपी को लेकर आक्रोश देखने को मिला। भारी पुलिस जाब्ता इस दौरान विधानसभा की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर तैनात किया हुआ है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर प्रशासनिक डिजीज के कारण प्रदेश में गौवंश पर बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट को लेकर गौ संघर्ष समिति जो है विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इस वक्त हम शहीद स्मारक पर खड़े हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में विधानसभा घेराव करने वाले युवा हैं वो निकल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि किस तरह की इनकी समस्या है, क्या इनका कहना है। विधानसभा की तरफ यहाँ से आगे बढ़ने की जो कवायद अब शुरू हो रही है। हमारे साथ शंकर गोरा हैं जो गौ सेवा संघर्ष समिति के संयोजक हैं। शंकर जी, क्या आपकी मांग है, क्यों विधानसभा घेराव करने की आपकी मजबूरी है? देखिए, हमारी मांग है, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि जो गौशाला है उनको अनुदान दे। लंपी के लिए इनका आइसोलेशन सेंटर बना के इनको एक एक जगह इकट्ठा करके, जो बेसहारा गाय हैं उनको एक एक जगह इकट्ठा करके उनका इलाज प्रॉपर रूप से चलाया जाए। लगभग 15 लाख से ज़्यादा गोवंश प्रदेश भर में खत्म हो चुका है। उस गोवंश में बहुत सारे गरीब किसान और जो पशुपालक है जिनकी सिर्फ और सिर्फ आय का जरिया सिर्फ और सिर्फ गो पशु पालन था, उनको सर्वे करवा के मुआवजा दिया जाना चाहिए। गौशालाओं में विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए। इन्होंने अब की बार तो अभी तक जो पहले अनुदान देते थे हर 3 महीने पे, वो भी रोक रखा है। तो इन सब विषय की मांगों को लेकर हम सब लोग आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो पशु चिकित्सक जयपुर जैसे शहरों में लगे हुए हैं उन पशु चिकित्सकों को
गाँव में लगाया जाना चाहिए कि गाँव में ये बीमारी भयंकर विकराल रूप ले चुकी है, गाय को काल का ग्रास बन रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।